हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन शुरू करने वाले हैं अपना इस सेशन में केंद्रीय बजट जो अभी 2025-26 का जारी हुआ है 1 फरवरी को। तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इसलिए भी ज़रूरी है, देखो, केंद्रीय बजट, क्योंकि पिछली बार आरएस मेंस में भी इसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। तो आरएस मेंस के स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ जो है वो प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसी बजट से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुए हैं उन अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम्स में ये ज़रूरी रहेगा। कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्योंकि केंद्रीय बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो आमतौर पर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। और इसको अगर आप शॉर्ट नोट और बनाना चाहें तो बना लेना। ये पीडीएफ भी आपको जो है वो ग्रुप पे मिल जाएगी। आप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। और टेलीग्राम ग्रुप है बोधी आरएएस, ठीक है, बोधी आरएएस। वहाँ मेरे नाम से MANEESH मनीष लाइव नाम से बना हुआ है, लेकिन जब सर्च करेंगे तो आप इसके ज़रिए कर लेना है ना, ज़्यादा इजीली आपको एक चैनल मिलेगा, ठीक है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं आगे। सबसे पहले बजट का उद्देश्य क्या है, सरकार ने जो उद्देश्य बताए हैं उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य बताया, विकास में तेज़ी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। इसके अलावा निजी क्षेत्र में निवेश में नई जान डालना, मतलब निजी क्षेत्र के निवेश जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए तो वो अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन डिस्कस करेंगे उसमें। परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना, क्योंकि जनरली जो है वो लोगों में ये रहता है कि महंगाई बढ़ रही है, ये चीज़ें, तो उनको कम करने के उद्देश्य से जो है वो। इसके अलावा जो है वो मध्यम वर्ग की खर्च करने की जो शक्ति है उसको बढ़ाना, क्योंकि सरकार ने बोला कि 12 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके पास में पैसा होगा, आपके पास में पैसा होगा तो आपकी बचत बढ़ेगी। या तो ये कर सकते हो या फिर आप खर्च करोगे। तो ये जो सरकार की जो सोच है भाई, अगर खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती है, उस उद्देश्य से स्पेशली सरकार ने अपने बजट का भी मुख्य उद्देश्य यही रखा। तो 5 उद्देश्य है मोटे मोटे तौर पर। सबसे पहले विकास में तेज़ी लाना, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा मध्यम वर्ग, चौथा निजी निवेश, निजी क्षेत्र में निवेश मतलब, और परिवार के मनोभावों में उल्लास। तो 5 चीज़ों पर मेनली इस बजट का उद्देश्य रखा गया है। विकसित भारत में ये कहा है कि विकसित भारत को हमें 2047 तक स्पेशली भारत को विकसित बनाना है, उस उद्देश्य से बजट को लॉन्च किया गया है। तो विकसित भारत के उद्देश्य से स्पेशली कुछ चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है। मोटे मोटे तौर पर विकसित भारत के 4 पिलर हैं, आपको ध्यान रखना है। 4 पिलर कौन कौन से? ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ठीक है ना। तो ये ज्ञान जो है वो विकसित भारत के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। इन्हीं पिलर्स पे बेस्ड जो है वो हमारा पूरा बजट और आगे की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। उसके तहत जो है, जैसे गरीबी से मुक्ति पाना, 100% जो है वो अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करवाना, बेहतरीन, सस्ती, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना, 100% जो है वो कुशल कामगारों के साथ सार्थक रोज़गार होना चाहिए, यानी कि कामगार हमारे कुशल होने चाहिए और रोज़गार जो है वो सार्थक होना चाहिए, यानी कि ऐसा रोज़गार जहां उसके जीवन या उसकी मनी को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। आर्थिक गतिविधियों को जो है वो, आर्थिक गतिविधियों में 70% जो है वो महिलाएं सुनिश्चित करना। और इसके साथ ही हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड ये बनाना, मतलब तो ये अपने को कुछ चीज़ें याद रखनी है कि मेनली देश को फूड बास्केट बनाने के उद्देश्य से, फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड का मतलब जैसे आज फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है भारत, क्योंकि हम यहाँ से हमारी दवाइयाँ जो है वो विकसित और विकासशील दोनों देशों को बेचते हैं। इवन हमारी जेनरिक दवाइयाँ जो है उस मामले में हमारा बहुत अच्छा खासा रेशो, 20% ऑफ वर्ल्ड जो है वो हम अच्छा खासा 60% ऑफ वर्ल्ड जो है वो जेनरिक दवाइयाँ अपन यहाँ से बेचते हैं। तो ये फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के रूप में अपन जाने जाते हैं। साथ ही प्रोडक्शन के मामले में भी अगर अपन बात करें तो हम औषधियों के प्रोडक्शन में 3rd नंबर पे, जबकि वैल्यू के माध्यम में 14th नंबर पे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि हमारी वैल्यू काफ़ी कम है दवाइयों की, सस्ती और सुलभ है। तो इसी को ध्यान में रखते फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बनना है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं सुनिश्चित करना है, 100% जो है वो कुशल कामगारों को, बेहतरीन, सस्ती, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, 100% जो है वो स्कूली शिक्षा और गरीबी से मुक्ति, ये इसका उद्देश्य रखा गया है, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें जो है वो अपने को ध्यान रखनी है, यानी कि ज्ञान के साथ में विकसित भारत में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम विकास को बढ़ावा देंगे। अब प्रस्तावित विकास उपाय जो हैं, यानी कि जो कार्य किए जाएंगे, जो ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाएगा, वो 10 बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। 10 बड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे एग्रीकल्चर का विकास करना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता का निर्माण करना, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, एमएसएमईज को सहायता देना, रोजगार को बढ़ावा देना, जनता और आर्थिक नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा देना और नवाचार को पोषित करना। देखो ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना भाई, ये तो क्या होगा कि जैसे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा बजट का क्या उद्देश्य रखा गया, तो 5 उद्देश्य अपने को सीधे सीधे याद रख लेना है। दूसरा, विकसित भारत के 4 पिलर कौन से हैं? तो 4 पिलर ये है साहब। विकसित भारत में क्या क्या शामिल है? तो विकसित भारत में ये सब चीज़ें जो है वो शामिल की गई है। इन 4 पिलर्स पे अपने को ये सारी चीज़ें लिख देनी है। फिर इस बजट में 10 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से बनाए गए हैं? तो ये 10 व्यापक क्षेत्र जो हैं वो इस बजट में बनाए गए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठेंगे, ये ध्यान रखना आप, है ना। पिछली बार मेंस में भी सीधे सीधे क्वेश्चंस बने थे। अब इस विकास यात्रा के लिए हमारे पास में कुछ तो इंजन है, उसका ईंधन है, हमारी कुछ प्रेरणा है और हमारा कुछ लक्ष्य है। तो इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार कर लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए कि देखो क्या है कि हमारे 4 शक्तिशाली इंजन कौन कौन से हैं, मतलब कि इन इंजन पर अपने को कुछ फ्यूल डालना है और ताकि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इंजन के रूप में हमारे पास में है कृषि। ये कृषि इंजन को अगर हम अच्छा फ्यूल देंगे तो सीधी सी बात है कि हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को जो है वो ये प्राप्त करेगा। एमएसएमईज, निवेश और निर्यात, ठीक है। यानी कि आप क्या याद रखोगे? AMIE, है ना, या फिर आप इसे ऐसे याद रख लो IME, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और इससे भी बेहतर अगर कोई ट्रिक बना सको तो आप वो भी बना सकते हो ना, IME आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। आपकी जैसी मर्जी पड़े वैसे आप इसे याद कर लेना। तो यानी कि एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, ठीक है, निवेश और निर्यात, ये तो हमारे विकसित भारत के 4 महत्वपूर्ण इंजन हैं। ईंधन क्या है इसका? फ्यूल क्या है? तो फ्यूल है रिफॉर्म्स, यानी कि बिना रिफॉर्म्स के हम इंजन्स को नहीं चला पाएंगे। हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा क्या है? यानी कि हमारी मेनली स्पिरिट क्या है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं? तो सबका साथ सबका विकास, ये ध्यान में रखते हुए सरकार समावेशिता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाह रही है, और हमारा लक्ष्य है विकसित भारत, ठीक है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, मतलब यानी कि डेस्टिनेशन है विकसित भारत। 2047 तक हमें इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अभी भी भारत लगातार जो है वो इस पर कार्य कर रहा है। 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाए जाएंगे। अगले 5 साल में जो है उन्हें वैश्विक स्तर पर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी, जैसे कि टैक्सेशन के मामले में, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्त क्षेत्र और विनियामकीय सुधार। मतलब इन 6 क्षेत्रों में हम बड़ा परिवर्तनकारी सुधार करना है, मतलब, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको, जैसे आपको ये याद हो जाएगा लेकिन ये पता हो कि ये कहाँ की बात है। तो जैसे जिन क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है वो ये 6 क्षेत्र हैं, ठीक है। कराधान यानी कि टैक्सेशन, E मतलब एनर्जी, S मतलब अर्बनाइजेशन, खनन मतलब माइनिंग, वित्त फाइनेंस, और विनियामकीय मतलब रेगुलेटरी फंक्शंस। अब इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे तू, मैं, RF, तुम्हें RF या तुम्हें FR, है ना, तुम्हें FR। इन क्षेत्रों में स्पेशली अपने को कार्य करना है। तुम्हें RF या तुम्हें FR जैसा आपको याद रहे। IME यानी कि ये मेनली इंजन है विकास के, MSME निवेश और कृषि। इंजन ईंधन सुधार है, समावेशिता, लक्ष्य विकसित भारत है। सीधे ऑप्शंस में दिखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इन 10 क्षेत्रों में जो है वो हमें लगातार कार्य करना है, व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो ये ज्ञान, यानी कि ज्ञान क्या है वो याद रखना है। 2047 तक जो विकसित भारत है उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, मेनली किस क्षेत्र में काम करने, और बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। बजट के 5 मुख्य उद्देश्य हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। ये तो हुई मोटी मोटी एक बॉल बच्चन टाइप का सा कि बजट में क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। अब यहाँ से मेनली हमारे बजट की शुरुआत होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला इंजन है एग्रीकल्चर।
इस एग्रीकल्चर में क्या क्या कार्य किए जाएंगे? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है वो सरकार शुरू करेगी, जो विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के रूप में संचालित भी की जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमें फूड बास्केट ऑफ फूड के रूप में डेवलप करना है। इस उद्देश्य से जैसे हमने आकांक्षी जिले चला रखे हैं, जैसे ही आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम भी चला हुआ है, तो आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक इसलिए संचालित किए हैं कि वहाँ कुछ हमारे सोशल इंडिकेटर्स में कमी है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है ना, महिलाओं की स्थिति, उनमें काफ़ी कमजोरी है। उन क्षेत्रों को स्पेशली सेलेक्ट किया गया था आकांक्षी जिला और ब्लॉक में। ठीक इसी तरीके से ऐसे कुछ ज़िले सेलेक्ट किए जाएंगे जहाँ कम उत्पादकता है, कम फसलों की बुआई होती है, औसत से कम ऋण मानदंड है। ऐसे 100 जिलों को सेलेक्ट करके उनमें जो है वो धन धान्य कृषि योजना संचालित की जाएगी। ये योजना कई योजनाओं का समेकन होगी, जिसमें संवर्धित कृषि उत्पादकता यानी कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना है, फसल विविधता लानी है। अगर वहाँ मान लो गेहूं की खेती होती है तो ऐसा नहीं कि गेहूं की खेती हो, और दूसरे क्षेत्रों पे भी हम फोकस रखेंगे। सतत एग्रीकल्चर पद्धतियाँ जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेके जो भी हमारी प्रैक्टिसेस है उनको अपनाना है। पंचायत और ब्लॉक लेवल पर जो है वो फसल कटाई के बाद में भंडारण को बढ़ाना है, यानी कि भंडारण कैपेसिटीज़ को डेवलप करना है, सिंचाई सुविधाएं बढ़ानी है उस क्षेत्र में, और ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। तो मोटे मोटे तौर पर जो है वो क्या क्या कार्य किए जाएंगे इसके ज़रिए वो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, हम ये भी करेंगे कि टाइमली जब इकोनॉमिक रिव्यू आ जाएगा तो रिव्यू के भी कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो है वो राजस्थान का भी बजट और इकोनॉमिक रिव्यू आने वाला है कुछ टाइम में, और अगर आप इसे 18 अब फरवरी के बाद देख रहे हैं तो आ चुका है, तो उसके बारे में भी अपन जो है वो डिस्कस करेंगे, मतलब है ना। तो अब दूसरा आता है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को संपन्न बनाना है, और अनुकूलन निर्माण का सीधा सा मतलब हुआ कि उन्हें अनुकूलित करना है, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा हो, उन लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों को ऐसा बनाना है कि वो हर चीज़ को फेस कर सके। मतलब तो राज्यों की भागीदारी के साथ ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इससे कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में जहाँ कम रोजगार फैला हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब यानी कि एग्रीकल्चर में रोजगार को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, ग्रामीण युवक, उपेक्षित और छोटे किसान या भूमिहीन परिवार जो है उन पर मेनली फोकस किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं में उद्यमी विकास, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित किया जाएगा। युवा किसान और ग्रामीण युवाओं में नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। भंडारण के लिए कृषि पद्धतियां जो है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह इनको नए तरीके से स्थापित किया जाएगा, इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। उसके बाद में आता है दलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आज हमारी स्थिति है कि हम विदेशों से दलहन आयात करते हैं, मतलब तो एक्चुअली दलहन हमारे यहाँ इतना नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारे मूंग, मोठ, चना, उड़द वगैरह ये खूब होती होगी, लेकिन इतनी नहीं होती। हम विदेशों में जो है वो जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह यहाँ पर दलहन प्रोत्साहित करवाते हैं, उनसे डिमांड करते हैं, साथ ही उनसे हमारे एग्रीमेंट्स भी हो रखे हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है, क्योंकि दलहन पोषक तत्वों से युक्त होता है, मेनली प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है दालें, तो तूर, उड़द और मसूर इस क्षेत्र में स्पेशली एक 6 साल का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें कुछ केंद्रीय एजेंसियों को सिलेक्ट किया गया है, नाफेड और NCCF, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरीके से एक लिमिटेड क्या है, कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है ना, जैसे कि अपने कॉनफेड होता है वैसे ही, वैसे टाइप का ना। और ये हो गया नाफेड, मतलब ये तो नाफेड तो कॉनफेड की तरह हो गया, ये एक नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशली कुछ केंद्रीय एजेंसियां हैं, यहाँ पर पंजीकरण करवाया जाएगा। इनसे करार करने वाले जो भी किसान होंगे उनको 4 साल के दौरान इन एजेंसियों में आप 3 प्रकार की जो दलहन जो ऊपर दी गई है, तूर, उड़द और मसूर, है ना, इन एजेंसियों को नोटिफाई किया जाएगा कि आपको खरीदना है। मतलब तो कोई भी किसान जिसको यहाँ पर दलहन, तूर, उड़द और मसूर बेचनी है तो नाफेड और NCCF के क्षेत्रों में जाके हम बेच सकते हैं जहाँ इन्होंने अपने वो लगा रखे हैं। मतलब तो 3 दलहनों की उतनी खरीद करने के लिए तैयार रहेगी जितनी उनके पास लाई जाएगी। मतलब यानी कि आप कितनी भी लेके आओ, ये एजेंसीज स्पेशली ये खरीद करेगी। मतलब तो आप पैदावार करोगे, सरकार डिसाइड करेगी क्या कीमत रखी जाएगी इनकी, MSP वैसे सरकार डिसाइड करती है।
उसके बेसिस पर इन एजेंसीज़ को नोटिफाई किया जाएगा कि ये कार्य करें। इस मिशन में मेनली मुख्य बल रहेगा जलवायु अनुकूल बीजों का विकास करना है, ताकि हर क्षेत्र में हर जगहों पर जो है वो दलहन संबंधी जो ये 3 बीज हैं इनको स्पेशली उगाया जा सके। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है देश में, उत्पादकता को बढ़ाना है, फसल कटाई के बाद वही भंडारण जैसी सुविधाएं, प्रबंधन, वो सारे काम करने हैं, और किसानों को उचित मूल्य दिलाना है उनकी फसल का। तो याद रखना दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। उसके बाद आता है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। उच्च पैदावार के बीज अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने 109 मतलब लगभग 64 से ज़्यादा फसलों के 109 बीजों को जो है वो सरकार ने लॉन्च किया था। ये बात है जुलाई मंथ की, मतलब अगस्त मंथ की थी, जुलाई में सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया था। तो 109 जो मतलब हाइब्रिड बीज होंगे उनको स्पेशली सरकार ने लॉन्च किया था। तो सरकार का मेन उद्देश्य है कि इसको आगे बढ़ाना है, इस क्षेत्र में और अनुसंधान करना है, और जो बीज लॉन्च किए गए थे उनको वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध भी कराना है। मतलब यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो उन बीजों की, ताकि वो हर क्षेत्र में हर प्रकार की जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशंस में पैदा हो सके, क्योंकि ऐसे बीज जलवायु अनुकूल थे, कीट प्रतिरोधी और उच्च पैदावार से युक्त हैं। तो इनको प्रचार प्रसार करना और इनका विकास करना भी इस उच्च पैदावार बीज मिशन का उद्देश्य होगा। उसके बाद आता है कपास उत्पादकता मिशन। ये 5 वर्ष का एक मिशन होगा जिसमें स्पेशली लंबे रेशे वाली कपास की किस्म जो होगी उसको उत्पादकता को बढ़ावा देना मेनली इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसमें 5F के विज़न के साथ में काम किया जाएगा। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक PM मित्र योजना जो है वो लॉन्च की थी। उस PM मित्र योजना के ज़रिए जो है वो स्पेशली देश में जो हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जो है वो 7 पार्क बनाए जाने की घोषणा सरकार ने अलग अलग जगहों पर करी थी, मतलब है ना। इसमें अगर अपन देखें तो ये 5F विज़न के साथ में काम कर रहा है, जैसे कि फार्म टू फाइबर, पहले तो यानी कि खेत में सुधार करना है, फिर फाइबर किस्म के अनुसार, फिर फाइबर टू जो है वो ये आ जाएगा आपके मतलब रेशे के बाद में जो है वो मेनली ये फाइबर टू फैशन, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उत्पादन करना है। इसमें ये है ना फाइबर के बाद में हो जाएगा ये PM, फाइबर के बाद में फैक्ट्री के बाद में हो जाएगा ये फैशन, ठीक है, फैशन के बाद में हो जाएगा ये फॉरेन, है ना। तो मोटे मोटे तौर पर अगर अपन बात करें, यानी कि हमें ज़मीन में पैदावार को बढ़ाना है, वैसे ही अच्छे किस्म के रेशे डेवलप करने हैं, उन्हें फैक्ट्रियों तक पहुंचाना है, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां डेवलप करनी है और वहां तक डिमांड डेवलप करनी है, फैशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना है और उसे निर्यात करना है। इस उद्देश्य के साथ स्पेशली जो है वो कपास उत्पादकता मिशन भी लागू किया जाएगा। फिर इसी के अलावा एग्रीकल्चर में कुछ और चीज़ों के बारे में भी घोषणा की गई, जैसे बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मखाना बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण मिलता है, उस ऋण में अब सरकार ने कहा है कि 3 लाख रुपए जो लघु फसली ऋण मिलते थे, अब ये ऋण 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो ये वाला पॉइंट अपने को याद रखना है कि बिहार में मखाना पॉइंट और KCC पर अब 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा नामरूप असम जो है वहाँ पर 12.7 लाख मैट्रिक टन क्षमता का वार्षिक उत्पादन करने वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा यूरिया का, क्योंकि सरकार लगातार यूरिया प्रोडक्शन पर भी बल दे रही है ना, ताकि हमारे देश में हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके इन चीज़ों में। उसके बाद मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में भारत की स्थिति की बात करें तो विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्षेत्र में गहरे समुद्रों में भी हम मछली पकड़ने का काम कर सके, इस मामले में हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान देंगे। अभी हमारे कोस्टल इलाकों के आसपास में ही मत्स्य पालन और ये उद्योग वगैरह लगे हुए हैं। अब हम अंडमान और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों पर भी फोकस करेंगे, और साथ ही साथ एक कार्यक्रम सब्जी और फलों के लिए भी संचालित किया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर अगर लास्ट के फैक्ट्स देखें तो ये प्रीलिम्स को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर दूसरे अगर अपन बात करें, दूसरा इंजन है MSME। MSME में सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि जो इसके मापदंड थे उन मापदंडों को बदल दिया गया है, उसमें संशोधन कर दिया गया है। मतलब जो पहले मापदंड थे आपके सामने, ये पहले वाले और फिर ये संशोधित मापदंड, क्योंकि सरकार ये कह रही है बजट में
कि एमएसएमईज़ का निर्यात में लगभग 45% योगदान है, और हम चाहते हैं कि एमएसएमईज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा चीज़ों का स्पेशली जो है वो एमएसएमईज़ लाभ उठा सके सरकार की योजनाओं का, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इसमें आए। तो उस चीज़ को लेके इसका जो क्राइटेरिया है वो सरकार ने बढ़ा दिया है, मतलब ताकि लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा बढ़े। इसमें 2.5 गुना तो जो है वो इन्होंने निवेश की सीमा को बढ़ा दिया, जबकि 2 गुना जो है वो कारोबार की सीमा को बढ़ाया। तो ये स्टार लगा के इस लाइन को याद रखना कि अभी रिसेंटली क्या चेंज हुआ है कि निवेश और कारोबार के आधार पर तो देखते हैं अपन, तो जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट जो है, उस इन्वेस्टमेंट को तो 2.5 गुना, और कारोबार जो है यानी कि उनका जो टर्नओवर है उसको 2 गुना बढ़ा दिया गया है। अब क्या हुआ है, निवेश में पहले ऐसे होता था कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए तक का कोई निवेश करता है, और कोई 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का करता है, और कोई 10 करोड़ से जो है वो 50 करोड़ तक का निवेश करता है, तो वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग माने जाएंगे। मतलब मोटे मोटे तौर पर ये व्यवस्था थी कि 1 करोड़ तक का, 1 से 10 करोड़ तक का, और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का। फिर 50 करोड़ के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते थे तो फिर वो बड़े उद्योगों में आते थे, फिर उनको बड़े उद्योगों की तरह डील किया जाता था, क्योंकि एमएसएमईज़ को लाइसेंस में, इसके अलावा जो है वो जांच में, क्लियरेंस में और लोन में, इनमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा, अब इसको संशोधित करके क्या किया, 2.5 गुना बढ़ाया। तो जैसे 1 है तो इसका 2.5 गुना हो गया, 2.5 लाख रुपए तो 2.5 करोड़ तो इसमें कर दिए गए। तो यानी कि अब क्राइटेरिया ज़्यादा हो गया ना, कि अब सूक्ष्म उद्यम का लाभ जो है वो ये यहाँ तक के लोग ले पाएंगे। मतलब पहले 1 तक लेते थे, अब सूक्ष्म उद्यम को मिलने वाली फैसिलिटीज़ 2.5 करोड़ तक के लोग ले पाएंगे। ऐसे ही इसका 10 को 25 कर दिया, और इस 50 को बढ़ाकर 125 कर दिया, है ना। तो ये तो हो गया 2.5 गुना मोटा मोटा। और जब टर्नओवर की अपन बात करते हैं तो पहले ये था 5 करोड़ तक का टर्नओवर अगर किसी का था तो सूक्ष्म, फिर लघु और फिर मध्यम, इस तरीके से था। तो 5 का 50, 50 का 250, इस तरीके से बना हुआ है। तो 5 को तो कर दिया 2 गुना कराना, तो 10, 50 का 100 और 250 का 500 करोड़ इसका टर्नओवर कर दिया। तो इस तरीके से एमएसएमईज़ की परिभाषा जो है वो बदल दी गई है, इसको याद रखना है। दूसरा आता है सूक्ष्म उद्यमों के लिए जो क्रेडिट कार्ड है उसको भी सरकार शुरू कर रही है। अब सरकार कह रही है कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल सरकार ने जो बना रखा है, यानी कि उद्यम पोर्टल जो है, वहाँ पर जो भी एमएसएमईज़ पंजीकृत हो रखे हैं तो 5 लाख की सीमा वाला उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। कभी भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं। पहले साल में हम 10 लाख क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी करेंगे। देखो वैसे तो कई सारी स्कीम सरकार लॉन्च कर रखी है एमएसएमईज़ के लिए, लेकिन फिर भी एक क्रेडिट कार्ड की स्कीम भी होगी कि वह कभी भी जो है वो 5 लाख तक इमरजेंसी अपनी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख तक जो है वो पैसा निकाल सकती है। उसके बाद में आता है पहली बार के जो उद्यमी होंगे, यानी कि जो पहली बार इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स दिया जाएगा। उनके लिए एक नई योजना चलाई जाएगी। योजना होगी कि इसमें 5 लाख महिला, SC ST ये जो उद्यमी हैं मेनली इनके लिए होगी। आपने देखा होगा कि एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम चल रही थी, एक तो थी मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के तहत तो सरकार कह रही थी कि भाई हम 10 लाख तक का लोन देंगे, जिसको पिछले बजट में बढ़ा के 20 लाख तक का लोन कर दिया गया था। और इसके साथ ही एक स्कीम थी स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में सरकार ये करती थी कि 1 करोड़ तक का लोन देती थी, और उस लोन में ST SC और महिला उद्यमियों को विशेष फोकस किया जाता था। अब उसी की आगे बढ़ाते हुए उस योजना में ही ऐसे मान लो कि एक नई योजना उसी का पार्ट के रूप में, कि जो उस योजना के तहत लाभार्थी थे, जिनको जो अनुभव मिल चुका था, उन्हीं उद्यमियों को स्पेशली यहाँ सपोर्ट किया जाएगा। इसमें 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब 1 करोड़ तक यहाँ हो गया स्टैंड अप के तहत, अब 2 करोड़ तक का लोन जो है वो इस एक जो भी नई योजना जिस भी नाम से चलेगी, आगे चलेगी, उस योजना में लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही सरकार कह रही है कि भाई आप जो भी लोन लेते हो बाद में जब बैंकों से इनसे और ज़रूरतें पड़ेगी, तो उस लोन की जो उपलब्धता होगी उसमें भी सरकार ने प्रॉपर गारंटी देने की काम कर रही है। अभी जो हम स्पेशली गारंटी दे रहे हैं, मतलब यानी कि वर्तमान में सरकार जो है वो MSMEs के लिए जो गारंटी दे रही है सरकार की, वो अभी दे रही है मेनली 5 करोड़ रुपए तक की गारंटी मतलब। और ऐसे ही जो है वो स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपए की गारंटी है। और अभी इसको बढ़ाकर सरकार जो है वो MSMEs के लिए 10 करोड़ तक की गारंटी हो गई, और स्टार्टअप्स के लिए इसे 20 करोड़ की गारंटी कर चुकी है मतलब। और जो निर्यातक MSMEs हैं, जो यानी कि जिनका प्रोडक्ट ही स्पेशली देश के बाहर निर्यात होता है,
उनको 20 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की गारंटी सरकार दे रही है। मतलब यानी कि गारंटी का मतलब ये हो गया कि अगर बैंक से एमएसएमईज लोन लेते हैं तो सरकार उसका गारंटर बन जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 7 फरवरी 2025 से, यानी कि आज की डेट से जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप पहले बाद में सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो इस दिन से आरएस मेंस से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि पहले से भी आरएस मेंस के कोर्सेज शुरू हो चुके थे, लेकिन अब कोर आरएस मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो बोधी आरएस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और वहाँ से आप इन कोर्सेज़ को देख सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 6,000 रुपये का कंप्लीट प्री मेंस पूरा पैकेज आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ इसमें अवेलेबल है, प्री की टेस्ट सीरीज़ रहेगी, मेंस के लिए भी टेस्ट करवाए जाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे पेपर 4 के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कंप्लीट नोट्स दूंगा, साथ ही मॉडल आंसर, मॉडल पीडीएफ, आना क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ रहेगी वो मिलेगी, और पेपर 1, 2 और 3 जो है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। एक भी सब्जेक्ट जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए आप इसको तैयार कर सकते हैं, यहाँ से आप कोर्स को ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज को देखना शुरू कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में सबसे कम जो प्राइस मैंने रखी है वो ये है। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करें जहाँ से भी आप कर रहे हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, तो फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए भी प्रॉपर जो है वो सरकार एक प्रोडक्ट फोकस स्कीम चलाएगी। मतलब कि जैसे हम जूते हैं तो जूते पे बेस्ड रहेगी, थैले हैं तो थैलों पर बेस्ड रहेगी, कोई लेदर बैग बन रहे हैं तो वहाँ पर, बेल्ट बना रहे हैं तो उस पर, इस तरीके से जो है वो मेनली फोकस किया जाएगा, जिसमें उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। मतलब ठीक है, यहाँ मेनली फोकस इस चीज़ पर रहेगा। फिर खिलौने के मामले में जो है वो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि आज अपन देखते हैं कि चाइनीज़ खिलौने भारतीय बाज़ारों में मतलब अच्छी खासी मात्रा में पड़े हैं। मेड इन इंडिया के कोई भी खिलौने नहीं होते। क्या हम खिलौने नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो लागत बहुत ज़्यादा आती है। इस लागत को कम करने के उद्देश्य से सरकार लगातार प्रयास कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ ही बच्चों के दिमाग में क्या चीज़ें डालें, क्योंकि चाइनीज़ खिलौने अपने चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो हम भारतीय कल्चर के हिसाब से खिलौने बनाएं, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में डेवलप कर सकें। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा, यानी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाले, अनूठे, नए और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाए जाएं, जो कि मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने वाले हों, यानी कि हम उसमें निर्यात को भी बढ़ावा दें। इसके अलावा बिहार में नया सरकार ने अनाउंसमेंट किया है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, जिसको अपने को याद रखना अच्छे से। अब आगे देखते हैं अपन, और अगला जो अनाउंसमेंट किया गया है वो है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। देखो, अपने को पता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो भारत में चल रहा है। इसके अलावा भी हम जो है वो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जैसे कि नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम है, यानी प्लान है, पाइपलाइन है करके। इसके अलावा जो गति शक्ति मिशन है, ये सब चीज़ें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे जुटाने और साथ ही देश को जो है वो एक विनिर्माण हब के रूप में डेवलप करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। तो इसी को ही आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन जो है वो भारत सरकार शुरू करने वाली है, जिसमें मेनली 5 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, कहने का मतलब यानी कि व्यवसाय करने के लिए लोगों को सुगमता मिले, लागत कम आए उनकी, ऐसी व्यवस्थाएं हम संचालित करेंगे। जैसे कि हमारे जो एक तरीके से अनुमोदन प्रणाली है उसको ठीक किया जाएगा, श्रम व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा, ऋण जैसी चीज़ों को ठीक किया जाएगा, ताकि लोग जो है वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकें। मांग वाली नौकरियां जो है उनके लिए एक प्रॉपर मतलब कार्यबल तैयार किया जाएगा। जैसे कि मान लो एआई है, अब आने वाला टाइम एआई का है, कोई इंडस्ट्री अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उसमें एआई एक्सपर्ट्स की नीड हो, तो वो अमेरिका से ना लेके आए, वो चाइना से ना लेके आए, ऐसे लोगों को हमारे यहीं से तैयार श्रम बल जो है वो वहाँ पर काम कर सके, डिप्लॉय कर सके। तो जैसी जैसी मांग होगी उस आधार पर हम कार्यबल तैयार करेंगे, यानी कि कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी हम कार्य करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में है। इसके बाद एमएसएमईज़ को जीवंत और गतिशील बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि समय के साथ में नई तकनीक और कंपटीशन में एमएसएमईज प्रॉपर कार्य कर सके, उस चीज़ को लेके एमएसएमईज को तैयार किया जाएगा। क्योंकि एमएसएमईज आज परंपरागत पद्धतियों पर संचालित है, ना उनके पास में ऋण तक पहुंच है, ना उनके पास में टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास में प्रबंधन क्षमताएं वगैरह और ये है। तो ये सब चीज़ें। अगली बात अगर अपन करें तो प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का मतलब है कि टेक्नोलॉजी सभी तक अवेलेबल हो, नई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, आपके मशीन लर्निंग वगैरह, इन चीज़ों को भी प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद आता है गुणवत्ता युक्त उत्पाद पर। गुणवत्ता युक्त उत्पाद का सीधा सा मतलब है कि हमारे उत्पाद जो है वो ग्लोबल कंपटीशन में कॉम्पीट कर सके। इस चीज़ को लेके हम ऐसा एक तरीके से हाई क्वालिटी के उत्पाद जो वो निर्यात कर सकें, ताकि कम से कम ये हो कि हमारे यहाँ से निर्यात बढ़े, यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेगी और लोगों को रोज़गार जो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अब तीसरा इंजन आता है इन्वेस्टमेंट का। हमने देखा 2 इंजन देख लिए, एक कृषि का, एक एमएसएमईज का, उद्योग का, मतलब तीसरा आ गया निवेश का। अब निवेश किस चीज़ में करना है, तो यहाँ कई चीज़ों में निवेश के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले निवेश की बात है लोगों में, यानी कि सोसाइटी में निवेश की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में निवेश को लेके सबसे पहला कार्यक्रम है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 अभियान। जैसे ये पहले से भी चल रहा है आकांक्षी और आकांक्षी ब्लॉक, आकांक्षी जिलों और इनमें, बस उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो आगे इसे और विस्तारित किया जाएगा। आज की अगर स्थिति देखते हैं तो 8 करोड़ से अधिक बच्चे, 1 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करवाने वाली महिलाएं और 20 लाख किशोरियां, स्पेशली पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और आकांक्षी जिलों और इन क्षेत्रों में, उनको ये लाभ दिया जा रहा है। मतलब यानी कि इसके माध्यम से एनीमिया को कंट्रोल करने का, उनको जो है वो अच्छी डाइट, सैनिटरी नैपकिन्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो बस उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने भी राजस्थान में 5 जो आकांक्षी जिले हैं उनमें ये कार्यक्रम संचालित हैं। दूसरा है अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्पेशली इनोवेशंस को बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 टिंकरिंग अटल लैब जिनको अपन बोलते हैं, तो ये शुरू की जाएगी। इसके अलावा भारत भाषा पुस्तक स्कीम संचालित की जाएगी। आज हमारे 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें सभी में ज़रूरी नहीं है हर पुस्तक अवेलेबल हो। ऐसी डिजिटल पुस्तकें जो है सभी लैंग्वेजेस में स्कूल और हायर एजुकेशन में प्रोवाइड करवाई जाए, ये भाषा पुस्तक स्कीम होगी। 5 जो है वो राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है वो आने वाले टाइम पे, जब हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, हमारी टैगलाइन है मेक फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए बनाओ, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के लिए भी बनाओ पर भारत में रह के बनाओ। तो ऐसे वैश्विक विशेषज्ञता वाले और भागीदारी के साथ में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं लोगों को, कौशल निर्माण हो विनिर्माण के क्षेत्र में, तो उस लेवल पर जो है वो हम राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों का गठन करेंगे। अभी कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे ये सरकार बाद में अनाउंसमेंट करेगी, तब अपने को ध्यान रखना है। फिर आएगा शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र, मतलब एआई के मामले में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई जो है वो बनेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले जो है वो सरकार ने 2023 में एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटीज़ के लेवल पर जो है वो 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की थी। जैसे कृषि क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में आईआईटी रोपड़ जो थी, आईआईटी रोपड़ को इसका प्रतिनिधित्व दिया था। कहने का मतलब आईआईटी रोपड़ इस एक्सीलेंस सेंटर के लेवल पर काम करेगी। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सरकार ने बना दिए हैं, और कौन कौन इसको लीड करेगा, जैसे आईआईटी रोपड़ एग्रीकल्चर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है वो आईआईटी दिल्ली और एम्स, जो एम्स है दिल्ली वाला, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। और धारणीय शहरों के मामले में आईआईटी कानपुर जो है ये स्पेशली इसको लीड करेगा। तो इस तरीके से जो है वो 3 पहले से ही एआई के एक्सीलेंस सेंटर्स जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। और ये ध्यान रखना, जैसे एग्रीकल्चर रोपड़ कृषि होती है तो रोपड़ से रोपड़ हो गया, स्वास्थ्य से एम्स और दिल्ली वाला हो गया दिल्ली स्वास्थ्य, और धारणीय शहरों में कानपुर है ना। इस तरीके से जो है वो इस पर कार्य किए जाएंगे। अब शिक्षा का किस आईआईटी को दिया जाएगा वो एक अलग बात है ना, वो बाद में देखा जाएगा। फिर पीएम स्वनिधि योजना, जैसे अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है,
मुख्यमंत्री, क्योंकि वो भी पीएम स्वनिधि योजना के लिए ही संचालित है। भाई इसके माध्यम से जो पैसा मिल रहा है, पहले 10,000 था, 10,000 का लोन दिया जाता है, फिर अपने राजस्थान ने जो है वो इसे 80,000 का लोन कर दिया मतलब। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट करने के लिए, मेनली उनको सुविधाएं देने के लिए, उनको पैसा मिल सके, ऋण मिल सके जीरो उस पर, किसी भी कोलेट्रल फ्री और जीरो इंटरेस्ट पे, उसको लेके स्पेशली 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो सरकार अब इसमें पीएम स्वनिधि योजना में प्रोवाइड करवाएगी। तो इसका मतलब है कि अभी अपन ने देखा था ना कि एक्चुअली सरकार क्रेडिट कार्ड जो है वो लोन के माध्यम से, इनके माध्यम से प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही कि भाई यूपीआई आधारित हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंकों के जरिए कनेक्ट रहेंगे, जो भी फैसिलिटीज़ होएगी वो बैंकों के जरिए से डायरेक्टली लोन जो है वो सरकार गारंटी नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता देने के लिए। और जो गिग वर्कर्स है, गिग मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज़ में काम करते हैं, जैसे ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, वैसे टाइप में, तो उनके कल्याण के लिए सुरक्षा योजनाएं चलाई जाएगी। और पीएम जन आरोग्य योजना जो है उसके स्वास्थ्य देखभाल में भी इनको कवर किया जाएगा। इनको ई श्रम पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपना आईडी बनाना होगा, उसके बाद में उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। दूसरा है इकोनॉमी में निवेश। इकोनॉमी में निवेश की बात करें अगर, पहले लोगों में हो गया, दूसरा इकोनॉमी में निवेश, जिसमें अवसंरचना में पीपीपी आधारित चीज़ों पर कार्य किया जाएगा। और सरकार प्रत्येक मंत्रालय को, आज अगर अपन देखें गति शक्ति पोर्टल जो है, उस पोर्टल पे लगभग 16 मंत्रालय जो है वो जुड़े हुए हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो एक इंटीग्रेटेड वे में हो। जैसे मान लो रोड बनाई जा रही है, तो उसी साथ में जो है वो बीएसएनएल या दूरसंचार विभाग भी अगर केबल लगाना चाहता है तो वो अपना प्लान पहले ही बता दे, आने वाले 15 साल का, 10 साल का, कि भाई मेरा ये प्लान रहेगा इस क्षेत्र में मतलब। तो सभी डिपार्टमेंट्स को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पहले ही बताना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड वे में काम करना होगा। तो जैसे रोड बनाई जा रही है तो ऐसा नहीं हो कि फिर उसके बाद में खुदाई करना शुरू कर दिए, पाइप लगाने वाले पाइप लगाना शुरू कर दिए, फिर रोड बनाने वाले रोड बनाएंगे। एक साथ सारी गतिविधियाँ संचालित हो सके, रोड के लिए अलग से एक पाइप डाला जा सके, रोड पे जो है वो केबल के लिए अलग पाइप डाला जा सके, पाइपलाइन वालों के लिए अलग से जो है वो नाली या पाइप जो है वो बनाया जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है और व्यापक स्तर पर। अब सरकार ये कह रही है कि अवसंरचना क्षेत्र से, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, मंत्रालय होते हैं, प्रत्येक मंत्रालय 3 वर्ष की पाइपलाइन परियोजनाओं को लाएगा। यानी कि 3 वर्ष में उनकी कौन सी परियोजनाएं पाइपलाइन में, यानी कि ये कौन कौन से काम कर रहे हैं। एजेंडा तो 10-12 साल का हो ही गया, 3 वर्ष की ये परियोजनाएं हमारी पाइपलाइन में है, इन पे काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं को जो वो पीपीपी मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा, मतलब पीपीपी मोड में क्रियान्वित किया जा सके, मतलब उनको तो ऐसा कोशिश की जाएगी कि किसी के सहायता के माध्यम से जो वो इसका संचालन किया जाए। और राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनको भी कहेंगे कि आप भी पीपीपी प्रस्ताव तैयार करो और भारत अवसंरचना विकास निधि बनी हुई है उससे सहायता ले सकते हो। इसके बाद आता है द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना जो है वो 2025 से 30 के बीच चलाई जाएगी। जैसे पहली 2021 से 25 चलाई गई थी, जिसमें 6 लाख करोड़ जो है वो जुटाने का सरकार का प्लान था। अब सरकार का ये प्लान है कि भाई हम 10 लाख करोड़ जो है वो पूंजी जुटाने का कार्य करेंगे। परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा। जैसे कि मान लो सरकार के पास में कोई ऐसी परिसंपत्ति, जैसे रेलवे का प्रॉपर्टी है, वहाँ रेल ट्रैक वगैरह और ये नहीं बने हुए हैं, तो उसको लीज पर दिया जाएगा। अब वो 30 साल के लिए, 99 साल के लिए, जो भी सरकार व्यवस्था करे उसके हिसाब से उसको लीज पर दिया जाएगा। उससे जो कमाई होगी उस कमाई को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा। क्योंकि सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाई गई, और इसके बाद गति शक्ति, ठीक है, और राष्ट्रीय अवसंरचना मिशन। ये मुख्य मिशन ये है कि एक्चुअली हमें बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी, तो हम मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए पैसा ले लेंगे। और जब हम अवसंरचना बनाएंगे तो इंटीग्रेटेड वे में डेवलपमेंट हो सके, उसके लेवल पर गति शक्ति लाया गया। तो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है सारे के सारे। तो बस ये द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण परियोजना सरकार लाने का कह रही है इस बजट में।
उसके बाद में सरकार जो है वो जल जीवन मिशन पे काम कर रही है, और जल जीवन मिशन के माध्यम से सरकार ये बता रही है कि भाई हम अभी 2019 से लेके आज 15 करोड़ लोगों को जो है, परिवारों को जो है वो हमने पेयजल प्रदान कर दिया है, नल जल का, जो ग्रामीण आबादी का लगभग 80% है। हो सकता है ये डाटा सही हो, है ना, कि 80% लोगों को यानी कि ग्रामीण आबादी को हमने नल जल कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया। आने वाले टाइम पर इसे जो है वो पूरा 100% करने का सरकार का लक्ष्य है। तो 100% कवरेज जो है वो हासिल करने के उद्देश्य से ज़्यादा खर्चा भी होगा, तो मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। पहले 2024 तक नल जल कनेक्शन प्रोवाइड करवाने थे कम्प्लीटली, वो तो हुआ नहीं। अब 2028 तक हम कोशिश करेंगे कि 100% नल जल कनेक्शन प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। इसके बाद में एक निधि बनाई जाएगी, एक फंड बनाया जाएगा, शहरी चुनौती निधि। मतलब शहरी चुनौती निधि जो है वो क्या करेगी कि विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास करने के लिए, शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास करने के लिए, वाटर और सैनिटेशन के क्षेत्र में जो है वो सरकार कार्य कर सके, उस लेवल पर जो है वो ये निधि बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें कोशिश की जाएगी कि 50% जो है वो बॉन्ड, बैंक ऋण और पीपीपी इनके जो द्वारा स्पेशली इसको वित्त पोषित किया जा सके। मतलब तो मोटे मोटे काम की बात यह है कि शहरी चुनौती निधि शहरों में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए और साथ ही जो आज प्रॉब्लम्स आ रही है उन सभी प्रॉब्लम्स को निवारित करते हुए स्पेशली ये कार्य किया करने के लिए ये एक फ़ंड बनाया जाएगा, जो आने वाली योजनाओं में जो है वो कार्य कर सके। ये फ़ंड जो होगा वो 1 लाख करोड़ रुपए का होगा, है ना। तो अपने काम की चीज़ क्या है, 1 लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती निधि ये बनाई जाने का सरकार के द्वारा प्लान किया गया है। इसके बाद में आएगा विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। भारत सरकार जो है वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, और आज की स्थिति देखें तो 8180 हमारे पास में मेगावाट परमाणु ऊर्जा स्थापित हो चुकी है। इस 8180 मेगावाट परमाणु ऊर्जा में जो है लगभग हमारे 24 हमारे जो यूनिट्स है, 7 रिएक्टर्स हैं हमारे, उन 7 रिएक्टर्स में 24 यूनिट्स काम कर रही है लगातार। अब सरकार ये चाहती है कि हम इस परमाणु ऊर्जा को जो है वो 31-32 तक जो है वो लगभग 24 गीगावाट तक ले जाए, यानी कि 24,000 मेगावाट जी पहुंच जाए। मतलब एक तरीके से इसकी 3 गुना क्षमता 31-32 तक हो जाए, और साथ ही 2047 तक 100 गीगावाट जो है वो परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का प्लान किया है। तो इसके लिए हम एक व्यापक मिशन चलाएंगे। हो सकता है कि हमारे जो पुराने एक्ट वगैरह और ये हैं जो परमाणु सुरक्षा से रिलेटेड और ये है, इनको भी संशोधित करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ तो हम ऐसे, आपने देखा होगा कि भारत में काकरापार 3 और 4 ये 2 रिएक्टर्स हमने इंडिजीनियसली डेवलप कर लिए हैं। इसके अलावा रावतबाड़ा में भी 7th और 8th जो है वो डेवलप हो रहा है। 7th डेवलप हो चुका है, 8th पे कार्य किया जा रहा है अभी। तो आगे हम लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे, उनका अनुसंधान और विकास करेंगे लगातार। 2033 तक हम स्वदेशी रूप से कम 5 लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि शॉर्ट मॉड्यूलर रिएक्टर तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स तो बना ही सके। मतलब इस लेवल पर रिसर्च किया जाएगा। सामुद्रिक विकास निधि बनाई जाएगी, जो एक तरीके से हमारे जो मत्स्य पालन और उन क्षेत्रों में, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्टल एरियाज़ में इनमें, उसके लिए 2500 करोड़ रुपए की निधि रहेगी। उड़ान योजना काफ़ी सक्सेसफुल रही है। अगर आज इस स्कीम की बात करें तो 88 हवाई अड्डों को जो है वो हमने जोड़ा है, लगभग 619 रूट पर ये संचालित होते हैं। सरकार इसको आगे बढ़ा के 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य स्थलों को जोड़ने का काम करेगी। साथ ही बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा सरकार ने की है। इसके अलावा जैसे मिथिलांचल क्षेत्र, जो मिथिलांचल होता है यूपी और बिहार का लगता हुआ इलाका जो है वो मिथिलांचल कहलाता है। तो मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना ये संचालित की जाएगी ताकि अधिकांश किसानों को इसका लाभ हो सके, ठीक है ना। तो कोशी नदी वहाँ पर आपको पता है, कोसी बिहार का शौक कहलाती रही है, वो तो नॉर्मल बातें हैं, याद ध्यान रखना है। फिर खनन क्षेत्र में रिफॉर्म्स के लिए राज्य खनन सूचकांक की स्थापना करेगी, और इसके माध्यम से जो है वो कितना खनिज है, खनिज का दोहन कितना किया जा रहा है, उस लेवल पर काम करेगी सरकार, ठीक है। फिर स्वामिह निधि जो है वो सरकार के द्वारा स्थापित की जाएगी। स्वामिह का मतलब होता है, देखो, विशेष विंडो यानी कि स्पेशल विंडो। आप इसको इंग्लिश में भी लिख लेना,
है ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ठीक है ना। यानी कि मेनली आवासीय परियोजनाओं को फंडिंग करने के लिए ये स्वामित्व निधि बनाई जाएगी। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, मान लो क्वेश्चन पूछ ले, इसको मैं इंग्लिश में लिखना भूल गया, SWAMIH, स्वामित्व, है ना। ये निधि बनाई जाएगी। इसके ज़रिए क्या किया जाएगा, ये निधि पहले भी है, मतलब इसका जो सेकंड फेज है वो संचालित होगा। तो इसके अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर लिया पहले से इस फंड के जरिए, जो है जो पहला फंड था उसमें। अन्य पहले जो प्लान था कि 50,000 तो हमने बना लिया, 40,000 इकाइयों का निर्माण भी हम 2025 में पूरा कर लेंगे। अब सरकार सेकंड फंड बना के जो है वो दूसरा लक्ष्य स्थापित कर रही है 1 लाख इकाइयों का, और मतलब, है ना। तो लगभग ये 15,000 करोड़ रुपए का ये फंड रहेगा, जिसके माध्यम से स्पेशली आके जो अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में काम किया जाएगा, मतलब, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारा कि निजी क्षेत्र के लिए गति शक्ति डाटा। तो जैसे अभी अपन बात कर रहे थे गति शक्ति के मामले में, तो निजी क्षेत्र को भी गति शक्ति का डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा पोर्टल के माध्यम से। उनको मानचित्र प्रोवाइड करवाना, उसका जो भी मेनली संगत डाटा होगा, पैसे लेके प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसे फ्री में नहीं। पर ऐसा हो कि भाई जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट जो है निजी क्षेत्र भी संचालित करना चाहता है, वो भी रोड बनाना चाहता है, तो उस रोड उसके साथ में इंटीग्रेशन जो है वो हमारा हो सके, और उस रोड के जरिए जो है वहाँ पर अगर मान लो भारत सरकार को भी प्रोजेक्ट चलाने हैं तो इंटीग्रेटेड वे में दोनों काम हो सके, इसके लिए हम निजी क्षेत्र को ये डाटा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था, लोगों में निवेश के बाद तीसरा आता है संचार में, वो नवाचार में निवेश। अब नवाचार में निवेश के लिए एक तो डीप टेक निधि, ऐसा एक फंड बनाया जाएगा। डीप टेक निधि का सीधा सा उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, मतलब, तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से स्पेशली जो है वो डीप टेक निधि का स्थापना की जाएगी, मतलब, ठीक है। इसको अपने को ध्यान रखना है। डीप टेक का सीधा सा मतलब होता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करने वाले जो स्टार्टअप्स होते हैं वो, ठीक है, न्यू टेक्नो जैसे AI, मशीन लर्निंग, इन क्षेत्रों में काम करे या कोई डिस्कवर करे कुछ चीज़ों को, तो उनको डीप टेक बोला जाता है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा अगली पीढ़ी के, है ना। फिर आता है PM अनुसंधान अध्ययावृत्ति ने अध्येतावृत्ति। अध्येतावृत्ति का मतलब होता है फेलोशिप। तो सरकार स्पेशली फेलोशिप, PM अनुसंधान यानी कि रिसर्च की फेलोशिप प्रोवाइड करवाएगी 5 वर्षों में। स्पेशली जो IITs है, IISCs है, SC है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उनमें प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप्स जो है वो प्रदान करेगी। फेलोशिप लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद में आएगा फसल जर्म प्लाज्म के लिए जो है वो जीन बैंक बनाएगी सरकार, ठीक है। 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ में, यानी कि लगभग 10 लाख जर्म प्लाज्म हम वहाँ पर स्टोर रख सकें। ऐसी स्थिति में मतलब भविष्य के लिए ये काम किया जाएगा, मतलब जैसे एक तरीके से बीज बैंक टाइप का हो गया कि आने वाले टाइम पे हम फसलों को संरक्षित रख सकें, ताकि किसी भी फसल को कोई भी क्लाइमेटिक या किसी भी वजह से कोई नुकसान होता है तो उसको भविष्य में उगाया जा सके, क्लाइमेटिक लेवल पर जो है वो हम उसको तैयार कर सकें। ऐसे जर्मप्लाज्म जीन बैंक जो है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन भी चलाया जाएगा। यही PM गति शक्ति का उपयोग करते हुए डाटा वगैरह और ये तैयार किया जाएगा भूस्थानिक यानी कि जियो मैपिंग और इन क्षेत्रों में। फिर एक होगा ज्ञान भारत पोर्टल, ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है, संग्रहालय, पुस्तकालय या कोई भी निजी लेवल पे संग्रहालय हैं, वहाँ पर हमारी पांडुलिपि का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा। हमारा पुराना ज्ञान जो है उसको संवर्धित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल एक डिजिटल संग्रहालय भी सरकार स्थापित करने का अनाउंसमेंट कर रही है। इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया है, जैसे राज्यों के साथ साझेदारी से 50 पर्यटक स्थल जो है वो सरकार विकसित करेगी, है ना, राज्यों के साथ में मिलके। वीज़ा की सुविधा प्रॉपर संचालित करेगी, गहन कौशल विकास कार्यक्रम चलाएगी। इसके अलावा राज्यों की परफॉर्मेंस को प्रमोट करने का कार्य करेगी। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रोवाइड करवाएगी। होम स्टे मतलब ये गेस्ट हाउस वगैरह टाइप के।
और पर्यटक गंतव्यों तक यात्रा सुगम हो उस क्षेत्र में भी काम करेंगी। तो यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार के कुछ प्रयास हैं। अब आता है हमारी इकोनॉमी का चौथा इंजन। पहला एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा एमएसएमई हो गया, तीसरा निवेश हो गया और चौथा इंजन है निर्यात। निर्यात संवर्धन मिशन चलाया जाएगा, जैसे अपने राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो वैसे टाइप के मिशन है ना, ऐसे ही निर्यात संवर्धन मिशन है जिसमें एमएसएमईज, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ये सब मिलकर काम करेंगे। और लगभग ऐसा तो एक तो देखो ऐसा ऋण प्रोवाइड करवाएंगे ताकि निर्यातकों को इजीली प्रोवाइड हो जाए वो। साथ ही क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता दी जाएगी, उनके माल को जो है वो यूरोप में बेचा जा सके, इसको लेके सरकार जो है वो वहाँ की व्यापार मंडल हैं या वहाँ के जो व्यवस्था हैं उनके साथ में प्रॉपर सुविधा प्रदान करेगी। और विदेशी बाज़ारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना जो करते हैं हमारे एमएसएमईज, उनसे भी मुक्ति दिलाने का कार्य करेगी। अगला आता है भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट जो है वो व्यापार प्रलेखीकरण मतलब हमारे जो ट्रेड रिसिप्ट वगैरह और ये हैं उनको स्पेशली जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी ताकि उसके माध्यम से ट्रेड के मामले में जो है वो हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकें। हमारी संस्थाएं इसके माध्यम से जुड़ी रहेगी, उन्हें वित्त पोषण मिलेगा, है ना, व्यापार की सुविधाएं मिलेगी उन संस्थाओं को, और इनको लॉजिस्टिक इंटरफेस होगा प्रॉपर, ताकि उनको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है या किसी सपोर्ट की नीड हो तो वो प्रोवाइड करवाया जा सके मतलब। और इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सुसंगत बनाया जाएगा, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है तो इंटरनेशनल मानकों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस लेवल पर भी काम किया जाएगा। तो यह है भारत ट्रेड नेट, एक अवसंरचना होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप का होगा जहां निर्यातकों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद में आता है ईंधन में सुधार, ईंधन के रूप में सुधार। तो एक तरीके से जैसे हमने इंजन देखा, 4 इंजन हो गए, अब उसके लिए नीड किसकी है, फ्यूल की। तो फ्यूल क्या होगा, तो जैसे फ्यूल है, एक तो टैक्स रिफॉर्म्स में सबसे मेजर टैक्स रिफॉर्म किया गया है इनकम टैक्स रिफॉर्म। इनकम टैक्स रिफॉर्म की बात सरकार कर रही है कि भाई 12 लाख तक की आय वाले जो भी करदाता होंगे अब उनको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इवन 12 लाख ही नहीं, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह और ये मिला दें तो लगभग ये 13 लाख भी जाता है मतलब, है ना, नॉर्मली। तो 12 लाख तक के आयकर दाताओं को जो है वो किसी भी तरीके का टैक्स देने की ज़रूरत, किसी भी तरीके का मतलब डायरेक्ट टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स स्लैब में कुछ चेंज किया गया है, जैसे 0 से 4 लाख रुपए तक का अगर किसी की इनकम है तो उसके लिए तो टैक्स 0 है। फिर 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसे 5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम का, और 8 से 12 लाख रुपए है तो उसे 10% टैक्स देना होगा अपनी इनकम का। अब यहाँ मोटा मोटा ये है कि आप तो फिर आप अभी आप सोचोगे कि सर आप तो कह रहे हो कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, तो सच में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। ये टैक्स स्लैब उसी तरीके से डिसाइड होती है कि जैसे मान लो 0 से 4 वाला तो कोई दे ही नहीं रहा, 0 है मतलब उनके लिए तो टैक्स काउंट ही नहीं है। फिर 4 से 8 लाख तक की इनकम है तो वहाँ 5%, यानी कि जो 4 लाख की इनकम है ना, जो 4 से 8 की मतलब 4 लाख की इनकम, इस पर 5% टैक्स बन रहा है। अब आप 4 लाख का जो है वो अगर आप मोटा मोटा देखो तो 5% टैक्स हो जाएगा ये 20,000 रुपये, है ना, 20,000 रुपये टैक्स हो गया 5% का। अब फिर 8 से 12 लाख की जो इनकम रहेगी उनकी, तो 8 से 12 लाख ये भी 4 लाख है, यानी कि इसको 4-4 लाख के रेशो में स्पेशल मतलब उस गैप में बनाया गया है। इस पर जो टैक्स रहेगा वो हो जाएगा आपका लगभग 40,000 रुपये का, है ना, क्योंकि 10% टैक्स है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपये का। तो ऑलमोस्ट हो गया ये 60,000 रुपये, है ना, एक तरीके से, है ना, समझने के लिए। अब 60,000 का उसका टैक्स बनता है किसी का, 12 लाख की इनकम बन रही है। सरकार क्या करती है, लगभग 70-75 हज़ार रुपये जो है वो टैक्स छूट देती है, मतलब मोटे तौर पर ये एक डिडक्शन हो जाएगा उसका, ये टैक्स नहीं लगेगा उसका, ये छूट है, नॉर्मली देती है सरकार, ये तो छूट है ना, कि शायद 60-70-75 का ऐसे वो बना हुआ है प्रॉपर। तो जब ये इतनी छूट ही हो जाएगी तो 12 लाख तक तो कोई किसी प्रकार का टैक्स ही नहीं लगा मतलब, तो ये सिर्फ नाम के हैं, बाकी इन पे सब छूट हो जाती है। तो अपने आप में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं आ रहा है, इवन 13 लाख तक भी नहीं आएगा अगर और डिडक्शन वगैरह और ये होते हैं तो। फिर 12 से 16 लाख जो है वहाँ 15%, 16 से 20 लाख का स्लैब होगा 20% का। तो यहाँ 5-5 के हिसाब से सरकार बढ़ा रही है और यहाँ 4-4 के हिसाब से इनकम बढ़ा रही है। ऐसे करके जो है वो
इनकम टैक्स में काफ़ी छूट दी है। इससे क्या होगा कि हमारे पास में पैसा बचेगा तो हम उसे खर्च करेंगे या फिर उसे हम बचत करेंगे। बचत का यही होता है कि या तो एफडी, आरडी वैसी टाइप की चीज़ों में लगेगा, तो ये सरकार के पास में आएगा पैसा और सरकार इसे खर्च करेगी। अगर जहाँ दोनों तरफ से भी खर्च होता है तो मेनली ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा, मतलब है ना। तो इस वजह से स्पेशली महंगाई से राहत मिलेगी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स के लेवल पर भी सरकार काम कर रही है। जैसे औद्योगिक कच्चे माल के लिए सीमा शुल्क टैरिफ की संरचना को तर्कसंगत बनाएगी। इसमें 7 टैरिफ दरों को जो है वो सरकार हटाने का प्लान कर रही है। तो 7 टैरिफ कौन कौन से ये छोड़ दो, पर 7 टैरिफ दरों को हटाने का सरकार का अनाउंसमेंट है। एक से अधिक उपकर या अधिभार का जो है वो उद्ग्रहण न करना। कहने का मतलब अगर मान लो किसी टैक्स पर कोई और सेस लग रहा है या कोई सरचार्ज लग रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि उस टैक्स पर एक से ज़्यादा सरचार्ज लग रहे हो। मतलब कई बार क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स या अधिभार वगैरह लगते हैं, तो सरकार का प्लान है कि हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अगला है प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लगाना, यानी कि प्रॉपर ड्यूटी मिले, प्रॉपर टैक्स मिले, उसके लिए उपयुक्त कर लगेगा, मतलब है ना। बाकी और कर वगैरह और ये नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जैसे कि 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ और औषधियाँ जो है उनको छूट दे दी जाएगी। 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची में जीएसटी में लाया जाएगा। 37 दवाएं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम जो होंगे उनको भी छूट, पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। इनमें दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर चिरकालिक बीमारियों की दवाइयाँ वगैरह और ये शामिल हो जाती है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को सरकार बढ़ा दी है। 74% से बढ़ा के उसको 100% जो है वो एफडीआई उसमें लाया जा सकता है, मतलब। इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एसएसजी या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंक लोन देते हैं, तो उसके लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा कि कैसा लोन है, कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कितने दिन में आ जाएगा। जैसे सिबिल होता है ना, वैसे सिबिल टाइप का एक क्रेडिट स्कोर जो है वो बनेगा ग्रामीण लेवल पर। इसके बाद सरकार कुछ विनियामक सुधार कर रही है। विनियामक सुधार मतलब रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कर रही है। जैसे एक तो हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी विनियामक सुधार के लिए, जो जितने भी गैर वित्तीय क्षेत्रों में विनियम, प्रमाणन, लाइसेंस, अनुमतियाँ, इनकी समीक्षा की जाएगी उनके ज़रिए। इसके अलावा निवेश अनुकूल सूचकांक बनाया जाएगा राज्यों के लिए, ताकि वहाँ पर रेगुलेटरी फंक्शनिंग कैसी चल रही है ये प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना से संचालित होगा। एफएसडीसी यानी कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसको भी प्रभावी बनाया जाएगा। उसके पास में जो आज पावर है उस पावर को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा उसे नई टेक्नोलॉजी से दुरुस्त किया जाएगा, वैसे टाइप की चीज़ें रहेगी। और साथ ही उसको कुछ और शक्तियाँ जो है वो प्रदान करने के लिए एफएसडीसी तंत्र का निर्माण किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा, जिसमें पहले भी लाया गया था 2023 में, जिसमें 180 से अधिक कानून जो थे उनमें गैर अपराधी घोषित किया गया था। मतलब एक तरीके से उन कानूनों के तहत जो एक्टिविटीज़ है उनको आपराधिक श्रेणी से बाहर किया गया था। फिर से एक और लाएंगे और अब सरकार का प्लान है कि 100 से ज़्यादा और हम जो है वो कानूनों में चेंजेस करेंगे। और उसके ज़रिए जैसे होता क्या है, ये जन विश्वास विधेयक इंडस्ट्रियल लेवल पर है कि किसी भी तरीके से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को या रेगुलेटरी फंक्शनिंग में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे इन्वेस्टर्स को डर पैदा हो। मतलब एक विश्वास क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टर्स के बीच में और इनके बीच में, मतलब है ना। नहीं तो क्या होता है कि अगर छोटे छोटे कानूनों की वजह से इन्वेस्टर्स को डर रहेगा कि भाई इसमें पता नहीं कब जेल हो जाए, क्या हो जाए, तो वैसा कोई दिक्कत क्रिएट ना हो, मतलब है ना। तीसरा आता है राजकोषीय नीति का, मतलब आगे रिफॉर्म्स के मामले में। तो देखो, फिस्कल कंसोलिडेशन के लेवल पर सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार कह रही है कि 2024-25 में जो हमारा घाटा रहेगा अब वो घाटा होगा 4.8% का जीडीपी का। तो ये एक तो आपको ये डाटा याद रखना है कि भाई जीडीपी का 4.8% सरकार का घाटा रह सकता है। दूसरा, राजकोषीय घाटा जो हमारा 25-26 के लिए अनुमानित किया गया है वो अनुमानित होगा 4.4% का, यानी कि इससे घटकर हम 4. और आपको पता होगा कि हम फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। हमारा फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ 4.5% तक का है, जो हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और हम इसको अचीव कर लेंगे
2025-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर लास्ट तक, और यही हमारा टारगेट भी था। तो हम टारगेट के अनुरूप जो है इसको प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं लगातार। सरकार का 5 साल से टारगेट है फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ का, यानी कि लगातार हमारी फिस्कल जो घाटा है वो घाटा लगातार कम होता जाए। मतलब अब आप पिछले वर्षों का अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से घाटा हमारे सामने है, जो हमारे काम की भी चीज़ है, और वैसे हम इकोनॉमी में इसको डिस्कस करेंगे तो ये अलग बात है ही, है ना। अब इसमें देखो, जैसे राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटे का सिंपल सा मतलब होता है कि सरकार ने कितने ऋण लिए हैं, मतलब सरकार ने कितना पैसा बाहर से लिया जिस पे लायबिलिटी बन रही है एक तरीके से। सिर्फ इंटरनल जो हमारे पैसे वैसे हमने जो नॉन डेब जो चीज़ें आती हैं उनको हटा दो, जो डेब वाली चीज़ें वो कितनी है एक तरीके से, है ना, एक वित्तीय वर्ष में। तो अगर हम 23-24 का देखते हैं, 23-24 का हमारा घाटा है 5.6। इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। 5.6 हमारा 23-24 का घाटा है। फिर बजट में अनुमान लगाया था हम 24-25 के लिए 4.9, लेकिन सरकार अभी संशोधित करी दी, रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 4.8 कि हमारा ये रहना है। मतलब हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाए, वापस 4.9 पे या 4.7 पे आ जाए, या 4.8 भी रह सकता है। ये अगली बार वास्तविक आ जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, ये रिवाइज एस्टिमेट अपना। और जो आगे 25-26 का अनुमान है वो है 4.4 का। तो कहने का मतलब काम की चीज़ एक तो ये हो गई कि 5.6 से हम कहाँ आ गए, 4.8 पे, और 4.8 से हम 4.4 पे जा रहे हैं। हमारा टारगेट क्या था, 4.5 फिस्कल ग्लाइडिंग पाथ पे आना। हालांकि हमारा एफआरबीएम जो है वो 3% बोलता है, तो हालांकि उसको अचीव करना तो काफ़ी टिपिकल काम रहेगा। राजस्व घाटा होता है, यानी कि हमारी जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि हमारी जो इनकम होती है जिस पे किसी के प्रति लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है वो, और ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हमें करना ही करना अनिवार्य एक्सपेंडिचर है, उनके बीच का जो घाटा रहेगा, जो डिफरेंस होगा, वो राजस्व घाटा कहलाएगा। ये 2.6 था जो रिवाइज करके 1.9 कर दिया, और अब सरकार का प्लान है इसे 1.5 करना। हालांकि ये एफआरबीएम इसको 0 टारगेट रखता था, मतलब है ना, हालांकि एफआरबीएम की अब नहीं चलती, लेकिन ये 0 रखता था इसको। फिर प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि ऐसा घाटा जिसमें राज्यों को, मतलब जैसे मान लो ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, राजस्व आय है, और ये राजस्व व्यय है। तो राजस्व आय और राजस्व व्यय के डिफरेंस तो हो गया राजस्व घाटा। अब मान लो जो व्यय है उसमें हमने राज्यों को कोई अनुदान दिया, तो उस अनुदान को भी हटा दो, तो सीधी सी बात है ये घाटा जो है वो और कम हो जाएगा। तो ये प्रभावी राजस्व घाटा 2011 में सरकार ने इसको शुरू कर दिया था। तो ये 1.6 था 23-24 का, जो 1% हो गया, लगभग 0.9% जो है वो हम राज्यों को अनुदान दे देते हैं, तो इस वजह से वो उसको घटा दिया। इसका टारगेट 0.3% रखा है अभी, हमारा टारगेट नहीं है एक्चुअली, ये एस्टिमेट हमारा कितना हो सकता है, ठीक है। और प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट होता है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें से अगर हम ब्याज अनुदान वाली चीज़ निकाल दें, मतलब जो ब्याज भुगतान वाली चीज़ निकाल दें। ब्याज भुगतान का मतलब कि सरकार जो है वो बहुत पहले से ही पैसा ले रही है, सरकार के ऊपर बड़ा लोन है, मतलब है ना, वो हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल पुराना लोन हो, है ना, या पिछले साल लिया हुआ लोन हो, तो उसका सरकार जो है वो ब्याज भुगतान तो लगातार कर ही रही है। अब ब्याज भुगतान में ये होता है कि हो सकता है कि वर्तमान सरकार के द्वारा वो ब्याज नहीं, वो ऋण नहीं लिया है, पुरानी सरकार के द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान कर रही है सरकार, है ना, एक तरीके से। अब ये ब्याज जो भुगतान किया जाएगा ये राजस्व व्यय का हिस्सा है, राजस्व व्यय का हिस्सा होता है, और ये करना ही करना है, अनिवार्य है। आपको, आप लोन लिए हो तो आपको ब्याज तो देना ही, इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा, मतलब। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये चाहती है कि भाई इसको ब्याज वाली चीज़ को हटा दो एक बार के लिए, है ना। अगर मान लो हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं और हमारी ये स्थिति 0 आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार को केवल लोन, या सरकार को पैसा इसीलिए चाहिए लोन के लिए कि उसको ब्याज भुगतान करना है, बाकी और सारे खर्चों के लिए तो अपने लेवल पर रिवेन्यू जो इनकम होती है उसके ज़रिए वो खर्चा चला रही है, मतलब अपनी इनकम से खर्चा हो रहा है, लोन की ज़रूरत नहीं है, लोन सिर्फ ब्याज भुगतान के लिए ही चाहिए, मतलब। तो ये प्राथमिक घाटा कहलाता है।
यानी कि जो बचता है, जैसे जीरो आ गया तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्राथमिक घाटा जीरो हो गया, इसका मतलब कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, है ना, सिर्फ ब्याज भुगतान के लिए पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर मान लो ये 1 आ जाता है, 2 आ जाते हैं, तो इसका मतलब इतना % GDP का जो है वो पैसा चाहिए, जिसमें ब्याज भुगतान तो हटा दिया, बाकी पैसा सरकार को अपने खर्चों चलाने के लिए चाहिए होगा। तो अभी सरकार को ये है कि भाई एस्टिमेटेड 0.8% जो है वो हमें GSDP का इतना पैसा चाहिए, यानी कि लगभग 2,92,598 करोड़ रुपए जो है वो सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए चाहिए, ब्याज भुगतान हटाने के बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, बजट का आपको पता होगा कि बजट की एक स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर की अपन जनरल अगर बात करें तो जैसे बजट को दो भागों में मेनली डिवाइड करते हैं, एक राजस्व खाता और एक होता है पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता, जो राजस्व खाता होता है उसमें एक तो होती है आय और एक होता है व्यय। ठीक इसी तरीके से आय और व्यय ये 2 अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। राजस्व आय की अगर अपन बात करते हैं तो इसे 2 तरीके से होती है, एक टैक्स रिवेन्यू और एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। यानी कि ऐसा पैसा जो टैक्स से आ रहा है और ऐसा पैसा जो टैक्स से नहीं आ रहा है, किसी और चीज़ों से आ रहा है। और व्यय होता है जो कई चीज़ों में आ सकता है, जैसे सरकार को ब्याज भुगतान करना है, सरकार को सब्सिडीज़ देनी है, सरकार को जो है वो राज्यों को अनुदान भी देना है। इसके अलावा जो है वो मतलब और भी ऐसे कई खर्चे होते हैं सरकार के, जैसे रक्षा वगैरह में, इनमें जो है वो इनके खर्चे आ गए, मतलब रक्षा के मेंटेनेंस के इनके खर्चे अनिवार्य रूप से, मतलब कहने का मतलब एक ऐसा खर्चा जो अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा, उसको आप टाल नहीं सकते, मतलब अनिवार्य है। ठीक है, यही राजस्व व्यय कहलाएगा। जैसे अगर मैं जनरल एग्जांपल दूं तो आप चाहे ऑफिस जाओगे, आप कॉलेज जाओगे, तो आपको पेट्रोल का खर्चा लगेगा ही, गाड़ी का खर्चा लगेगा ही, किराया लगेगा ही लगेगा, ये अनिवार्य है। और ये आय जो है ये आपकी खुद की इनकम है, आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है इस इनकम को, मतलब, है ना, या इसके प्रति आपकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। आप जो कमाई करके लाए हो किसी को कुछ नहीं देना, यानी कि एक ऐसी आय न तो किसी के प्रति लायबिलिटीज़ क्रिएट करती है और न ही किसी हमारी परिसंपत्तियों को कम करती है, और एक ऐसा व्यय जो हमारी परिसंपत्तियों को भी कम नहीं कर रहा है। भाई हम व्यय तो कर रहे हैं, अब परिसंपत्तियों को भी नहीं बढ़ा रहे हैं और न ही हमारी लायबिलिटीज़ को कम करता है, यानी कि हमारी जो उधारी है उनको कम करने का काम नहीं करेगा ये सिर्फ अनिवार्य रूप से खर्चा करना ही पड़ेगा और चलता रहेगा, अनुत्पादक खर्चा है एक तरीके से। तो टैक्स में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, नॉन टैक्स में जैसे जुर्माने वगैरह और ये वाली चीज़ें आएगी, या ना शुल्क आएंगे, सरकारी कंपनियां जो कमा रही है लाभांश है वो आ जाएगा। पूंजीगत जो आय खाता होता है उसमें आय होती है 2 तरीके से, एक होती है डैब इनकम और एक होती है नॉन डैब इनकम। यानी कि एक तो ऋण आय हो गई और एक गैर ऋण आय हो गई। गैर ऋण आय में मेनली हम विनिर्माण को भी ले सकते हैं, सॉरी विनिवेश को भी अपन ले लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट को भी। ऋण इनकम में हम 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो हम बाहर से उधारियाँ लें और एक हमारे जैसे लोक लेखा का पैसा वगैरह और ये लगे तो उसको भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि लोक लेखा का पैसा भी कहीं ना कहीं जो है वो हमारा लगता ही है। तो मोटे तौर पर जो है वो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं कोई लोन है, मतलब उसको चुकाना है, उसकी लायबिलिटी बन रही है एक तरीके से, वैसे टाइप की ये होती है आय। और व्यय होता है जो उत्पादक होता है, जैसे रोड में, मशीनरी में, इनमें, जिससे पूंजी का निर्माण हो। इस तरीके से हमारे खाते बनते हैं। अब अगर अपन देखें कि हमारे पास में पैसा कहाँ से आता है, किन किन जगहों से, जैसे 2 है इनकम, राजस्व आय और आपकी पूंजीगत आय। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है इनकम टैक्स से, आयकर से। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इनकम टैक्स हमारे रिवेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है ना, आने का। वैसे तो हम उधारियाँ वगैरह और ये लेते हैं तो ये अलग चीज़ है ना, देनदारियाँ वगैरह और ये हमारी, ये तो हम बाहर से उधार ले रहे हैं, वो वाली चीज़ें। हमारी इनकम जहाँ कोई लायबिलिटी नहीं बन रही वो 22% है, कि हमारी जितना बजट आ रहा है उस बजट में 22% हिस्सा इनकम टैक्स से है, मतलब। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आप देखोगे दूसरा 18% पे आता है GST और दूसरे जो कर लगे हुए हैं वो, यानी कि अप्रत्यक्ष कर वगैरह और ये। फिर आप देखोगे 17% पे आता है निगम कर, यानी कि कॉरपोरेट टैक्स। तो ये हो गया I, G और C, है ना। इस चीज़ को याद रखना, इनकम टैक्स, GST और कॉरपोरेट टैक्स, है ना। इनसे हमारे स्पेशली जो है
वो सबसे ज़्यादा इनकम होती है, 22%, 18 और 17%। इसके बाद में आप देखोगे 9% आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, जो अभी अपन बात कर रहे थे ना, ये वाला नॉन टैक्स वाला, ये 9% है मतलब, ठीक है। और ऑलमोस्ट टैक्स रिवेन्यू से ही आप देखोगे तो 22, 18 और 17 मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो लगभग 67% जो है वो हमारे टैक्स से ही आ रहा है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो सही है क्या कैलकुलेशन? 57 है ना, 57% जो है वो टैक्स से ही आ रहा है, मतलब सीधा सीधा ये वाला हिस्सा तो आ ही रहा है। इसके अलावा आप सीमा शुल्क जोड़ दो, इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क जोड़ दो, तो लगभग ये 67% ही हो जाता है। और जो 1% है वो है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, जो अपन यहाँ बात कर रहे थे ना, नॉन टैक्स नॉन डैब कैपिटल रिसिप्ट्स, तो ये वाली जो है वो हमारी 1% है, और बाकी 24% हमारी उधारियाँ देनदारियाँ हैं। यानी कि यही हमारा जो है वो, ये तो बजट में हम इतना लेंगे पैसा बाहर से, तो इसका मतलब ये हमारी जीडीपी का कितना ले रहे हैं, मतलब उस हिसाब से ये जो है वो 4.4% बन जाएगा, मतलब, है ना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे रुपया कहाँ जाता है, मतलब हमारा खर्चा कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो अगर आप इस पूरे सेगमेंट में देखोगे हमारा खर्चा सबसे ज़्यादा होता है राज्यों का कर और शुल्क का हिस्सा। यानी कि राज्यों से देखो, वित्त आयोग के द्वारा जो है वो सरकार को कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती है कि भाई इतना पैसा जो है वो राज्यों को प्रोवाइड करवाना है, तो उनका जो हिस्सा बनता है ना वो डिविजिबल टैक्स पूल्स हैं, यानी कि सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें से कितना हिस्सा राज्यों का बनता है तो वो उन्हें वापस देना होता है। तो 22% तो हम उसमें खर्चा कर देते हैं। अगर 20% की बात करें तो ब्याज भुगतान में चला जाता है, जो अपन बात करें कि अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा, तो 20% इसमें जाएगा मतलब। इसके अलावा जो है वो 16% में सरकार जो है वो रक्षा और सब्सिडी वाले चीज़ों को छोड़ दें, तो बाकी सेंटर सेक्टर स्कीम जो होगी उनमें 16% खर्चा कर देती है। फिर इसके बाद में जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, वित्त आयोग और अन्य अंतरण जो होंगे उनमें, इसके अलावा अन्य व्यय जो होंगे उसमें, पेंशन में, सब्सिडी में, मेनली सब्सिडी में 6% पैसा जा रहा है। ये ऐसे इस तरीके से जो है वो पैसा ट्रांसफ़र होता है मतलब राज्यों को, इनको। अब दूसरी अगर और बात करें मान लो इसमें, तो ये बजट की साइज़ है, जैसे करोड़ रुपए में 50 लाख करोड़ रुपए हमारे बजट की साइज़ रखी गई थी इस बार, जिसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या पैसा आएगा सरकार ने उसको पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब किया है। ये मैं आपको इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल डिटेल से तो समझाता हूँ, पर आप नॉर्मली अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो इसको, ताकि आपको ये पढ़ने में ईजी हो जाए। मतलब जैसे अगर मान लो हम टैक्स रिवेन्यूज़ की बात करते हैं, तो ये तो देखो टैक्स रिवेन्यू हो गया, है ना, और एक होता है जैसे ये आ रहा है मतलब पूरा, है ना, और दूसरी तरफ आता है हमारे जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, मतलब ये तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई इधर की तरफ से, तो और इधर की तरफ से आती है कैपिटल रिसिप्ट्स, तो यानी कि ये तो रिवेन्यू आने का है मतलब। अब आप यहाँ पैसों में देखोगे तो देखो इधर टैक्स की तरफ से जो पैसा आ रहा है, जैसे जीएसटी से आ रहा है इतना जो है वो इनकम टैक्स से आ रहा है, इतना कॉरपोरेट टैक्स से आ रहा है। तो अभी अपन ने देखा ना, इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा आता है अपने, और कॉरपोरेट टैक्स में 3rd नंबर पे है, जीएसटी 2nd नंबर पे है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी से इतना आ रहा है, कस्टम से इतना आ रहा है ना, यूटी से टैक्स इतना आ रहा है मतलब, है ना। फिर हम कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे ग्रोस टैक्स रिवेन्यू में से, यानी कि 42 लाख करोड़ रुपए का ग्रोस टैक्स रिवेन्यू आएगा हमारा, है ना। इस ग्रोस टैक्स रिवेन्यू में से एक तो डिजास्टर, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसमें 0.10% तो पैसा, मतलब 0.10 लाख करोड़ तो इसमें चला जाएगा, और 14.22 लाख करोड़ जो है वो राज्यों को चला जाएगा। तो उसके बाद में जो बचेगा, यानी कि ये दोनों को निकालने के बाद में, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम जब ग्रोस टैक्स रिवेन्यू में से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट का शेयर निकाल दें, तो बचा हुआ पैसा कहलाएगा हमारा नेट टैक्स रिवेन्यू, नेट रिसिप्ट्स मतलब। तो नेट टैक्स रिसिप्ट जो है वो 28 लाख करोड़ की है हमारी। इसके अलावा नॉन टैक्स रिवेन्यू भी है, जैसा अपन ने समझा था अभी रिवेन्यू उस बजट में, तो जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट से कितना आया, डिविडेंड, प्रॉफिट, लाभांश वगैरह से, या एक्स्ट्रा और जुर्माने वगैरह इनसे कितना आया, तो 5 आया। ओवरऑल मिला के जो है वो नॉन टैक्स और ये टैक्स दोनों हो गए हमारे रिवेन्यू के, और रिवेन्यू के मोटे मोटे ये हो जाते हैं लगभग 34 लाख करोड़ के आसपास। और इधर की तरफ से आप देखोगे 16 लाख करोड़ इधर से आ रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा बजट इधर से बन रहा है 50 लाख करोड़ का। इतना ही हमें खर्चा करना है, ये दिखाना है मतलब। अगर आप कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करोगे तो कैपिटल जैसे मार्केट से लोन लिया हमने, स्मॉल सेविंग से लोन लिया, तो ये तो डैब हो गया, जैसा अभी अपन पहले समझ रहे थे कि डैब रिसिप्ट्स ये आ गई।
और कुछ नॉन डेब कैपिटल रिसिप्ट्स होती है जैसे विनिवेश वगैरह का इनका पैसा, तो ये ओवरऑल मिला के आ जाता है हमारे इधर की तरफ। अब जो हमारा खर्चा होगा वो कैसे होगा, तो सरकार बता रही है दो तरीके से भाई, एक तो स्कीम एक्सपेंडिचर होगा हमारा और एक हमारे ट्रांसफ़र इस्टाब्लिशमेंट में इनमें खर्चे होंगे। तो जो ट्रांसफ़र इस्टाब्लिशमेंट का खर्चा वो थोड़ा ज़्यादा है और मतलब जैसे मेनली कार्मिकों को और इनको जो देने की चीज़ें होती है वो वाली, तो जैसे स्टेट्स को ट्रांसफ़र करने का खर्चा है, फाइनेंस कमीशन के जरिए ट्रांसफ़र होगा, कुछ हमारी जो है वो कार्मिकों के लिए खर्चा हो जाएगा जैसे सैलरी पेंशन वगैरह इन चीज़ों में। इसके अलावा और भी सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करने का, ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी देना है पैसा, उन चीज़ों में जाएगा पैसा। दूसरी तरफ जो स्कीम एक्सपेंडिचर्स होंगे उसमें जैसे सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स में और सेंट्रल स्पॉन्सर करने वाली स्कीम्स, स्पॉन्सर स्कीम वो होती है जो 60-40 50-50 इस रेशो से चलती है मतलब, तो स्पॉन्सर स्कीम्स में तो जाएगा हमारा 5.42 लाख करोड़ का और सेक्टर की स्कीम्स में जाएगा 16 लाख करोड़ रुपए का। अब इस सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है वो उसमें भी जैसे जनरल सर्विसेज में पैसा जाता है, इकोनॉमिक सर्विसेज में जाता है, सब्सिडीज़ में जाता है, सोशल सर्विसेज में जाता है। इसमें आप देखोगे इसमें इकोनॉमिक सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है और सब्सिडीज़ में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जा रहा है। सब्सिडीज़ में भी अगर आप देखोगे तो फूड सब्सिडी हमारी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फर्टिलाइज़र सब्सिडी, फिर आपकी जो है वो पेट्रोलियम सब्सिडी और बाकी फिर बची हुई सब्सिडीज़ जो होती है वो है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे फूड सब्सिडी का रोल है मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब इस बजट का प्रमुख मदे कहाँ कहाँ हमने मेनली मोटा खर्चा किया है, 50 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा बजट बना है, जिसमें डिफेंस में हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा है लगभग 4,91,732 करोड़ रुपए का, यानी कि 4 लाख करोड़ अपन इसको बोल सकते हैं। ग्रामीण विकास में 2 लाख करोड़ 2.66 का, गृह मंत्रालय का खर्चा अपना 2.33 लाख करोड़ का, एग्रीकल्चर में है 1.71 का, शिक्षा में आ गया, फिर स्वास्थ्य, फिर शहरी क्षेत्र, सूचना, ऊर्जा, इन अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग खर्चे हैं हमारे। हमें मोटे मोटे तौर पर जो है वो टॉप के 3 याद रख लेने, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और एक हो गया हमारा होम मिनिस्ट्री का, फिर एग्रीकल्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इकोनॉमिक जो बजट जो था इस बार का वो। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 7 तारीख यानी कि आज से पेपर 1, 2 और 3 ये कंप्लीट मैं करवाना शुरू कर रहा हूँ। पहले से जो प्रीलिम्स के टाइम पे करवाए थे वो कोर्सेज जो मेंस की भी उनमें करवा दी थी, उसके साथ ही जो कोर मेंस के सब्जेक्ट हैं वो आज से शुरू हो जाएंगे। पेपर 4 की रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस का शेड्यूल मैं जल्दी शेयर कर दूंगा। टेस्ट प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे, मॉडल क्वेश्चन आंसर PDF भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मात्र 6,000 रुपये का कोर्स है, प्राइस कुछ समय बाद में बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लें, ठीक है। और आज से क्लासेस ज्वाइन कर लें, 8 बजे से शाम को क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी मेंस 2024 के लिए। और ये गारंटेड है कि आपको मज़ा आएगा, क्लासेस में भी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसा कि प्रीलिम्स में आपको पता है प्रीलिम्स में किस तरीके से नोट्स में से क्वेश्चन मिले हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो है वो उस चीज़ में नहीं रह पाई, तो आपको वो सारी चीज़ें और विद प्रूफ मैं आपको बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें, है ना। और जो पढ़ रहे हैं उनको पता भी है, तो आप ज्वाइन करें। और आपको जो PDF चाहिए तो आप बोधी RS जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।